हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एआर एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 497। और आज आवाज थोड़ी चेंज लगेगी क्योंकि जो मेरा गला है वो पूरा का पूरा बैठ चुका है और बस मैं कैसे ना कैसे करके वीडियो बना रहा हूँ। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो उनका सीनियर ब्रदर होता है वो कहता है अपने जूनियर ब्रदर से, जूनियर ब्रदर मैं सिक्यूल्यूजन के लिए जा रहा हूँ और अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो। और फिर जो जूनियर ब्रदर होता है वो कहता है सीनियर ब्रदर आप बहुत पहले से ही टैलेंटेड है और आपको ऐसे ही नहीं वेस्टर्न लैंड का बेस्ट टैलेंट कहा जाता है। और सीनियर ब्रदर मुझे भी बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए और मैं आपको जल्दी से पकड़ लूंगा। और फिर सीनियर ब्रदर हंसते हुए कहता है मैं इतना भी सेमलेस नहीं हूँ जो मैं अपने आप को बेस्ट टैलेंट का हूँ वेस्टर्न लैंड का। और फिर जो जूनियर ब्रदर होता है वो कहता है सीनियर ब्रदर क्यों नहीं, आप सालों से इथेरियल स्टेज पर हैं और मैंने जस्ट अभी इंटर किया है। और फिर हमें 6 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है दरवाजे के बाहर से बहुत ज्यादा रंबलिंग की आवाजें आ रही होती है। फिर कह सकते हो कि कोई बाहर एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और ये महसूस करके जो सीनियर ब्रदर होता है उसका पेशेंस खत्म हो जाता है और डोर के बाहर से बार बार एनर्जी की वेव्स आ रही होती है जिससे वैली का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। जितनी भी आसपास की घास और ट्रीज वगैरह होते हैं वो सब सूखने लगते हैं, यहाँ तक कि जलने भी लगते हैं। और जो सीनियर ब्रदर था उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब सीनियर ब्रदर ने क्लोज स्टोन डोर की तरफ देखा तो उसके माथे से पसीना आने लगा और सीनियर ब्रदर कहता है क्या ये जूनियर ब्रदर की इनेट फ्लेम है। और फाइनली इसने इनेट फ्लेम को फ्यूज कर लिया अपनी सोल के साथ और अब वो होल्ड कर रहा था बहुत सारे पावर्स को। और हमें दूसरी तरफ एक फॉरेस्ट को दिखाया जाता है। मैक्सिमम 20 लोग एक बड़े से ट्री के नीचे आराम कर रहे थे और उनके माइटी ऑरा की वजह से जितने भी एनिमल्स थे वो सब उनसे डर के दूर भाग रहे थे। और फिर उनमें से एक आदमी कहता है आखिरकार येनमो कहाँ है और वो कहाँ यहाँ से भाग गया। और एक बहुत ज्यादा सुंदर लेडी कहती है ओ एल्डर किन, ये सीनियर ब्रदर येनमू को यहाँ पर बहुत ज्यादा बोरिंग महसूस हो रहा था तो उन्होंने कहा था वो हमसे डबल ड्रैगन गैदरिंग में मिलेंगे। और फिर जो वो एल्डर होता है वो कहता है वो दोबारा से फिर से यही कर रहा है और वो दोबारा से यहाँ से भाग गया। ये सब कुछ वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा गुस्से से कह रहा था और उसके इस बिहेवियर की वजह से एक दिन हम सब मरेंगे और अगर वो डबल ड्रैगन गैदरिंग के खत्म होने के बाद आता है तब क्या होगा। और फिर जो वो वुमेन होती है वो कहती है सब कुछ ठीक है और वो कोई बच्चा नहीं है, अब वो बड़ा हो चुका है और वो डबल ड्रैगन गैदरिंग को मिस नहीं करेगा। और फिर जो वो एल्डर होता है वो कहता है आखिरकार उस पे भरोसा कौन कर सकता है, क्या तुमने उसके पीछे की रिकॉर्ड्स नहीं देखे हैं। और जब भी हमें हर बार दूसरे सेक्टर में जाना होता है और वो ऐसे ही भाग जाता है और हमें ही उन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर ये डबल ड्रैगन गैदरिंग है और ये फ्यू सेंचुरीज के बाद सिर्फ एक बार आता है और इससे इफेक्ट हो सकता है फ्यूचर हमारे सेक्ट का। और फिर भी वो यहाँ से चला गया और ये कहकर वो एल्डर अपने सर को पकड़ लेता है। और फिर जो वो लेडी होती है वो कहती है एल्डर किन, ये ब्रदर येनमो बिल्कुल भी लेट नहीं होंगे। और फिर जो एल्डर होता है वो कहता है तुम्हें कैसे पता। और फिर जो वो लड़की होती है वो कहती है क्योंकि मुझे पता है जो ब्रदर येनमो है वो बेस्ट टैलेंट से मिलने का मौका कभी नहीं छोड़ते हैं और वो जरूर ही आएंगे, हा हा हा। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और इसी टाइम जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट था और वो पहुंच चुके थे बसलिंग टाउन में और मिस्टिकल हेवन सेक्ट का ग्रुप उसी टाउन के रूट्स में चल रहा होता है। और फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बियर की शॉप पे खौफनाक मुस्कान के साथ उसकी नजर मिस्टिकल हेवन सेक्ट की ब्यूटीज पर पड़ती है। और फिर हमें एक ब्राइट डे को दिखाया जाता है और उस दिन वहाँ की रोड पर एक ग्रुप आगे चल रहा होता है और वो लोग ऐसे चल रहे थे कि जैसे पोलियो के पेशेंट हो और वो और कोई नहीं वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग थे जिन्हें जू फैन ने ज़ॉम्बी पिल को खिलाकर धोखा दिया था। और हमें यहाँ बताया जाता है अगर ये एक बार भी हिलना बंद कर देंगे तो ये मर सकते हैं। और तभी जो कोई लैंग होता है वो एक कदम और आगे बढ़ाता है और वैसे ही उसकी जो हड्डियां होती हैं और मांसपेशियां उनकी चरमराहट की आवाज आने लगती है जैसे कि उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा हो। और फिर वो चिंता करते हुए पीछे की ओर देखता है और गैंगर से कहता है बेटा गैंगर तुम अभी तक कैसे टिके हुए हो। और फिर जो कोई गैंग होता है वो कहता है डैड मुझे बिना कल्टीवेशन करे हुए 10 दिन हो चुके हैं और अब मैं मुश्किल से ही खड़ा रह सकता हूँ और अब बस मैं आराम करना चाहता हूँ और अब मुझे भी पता चल चुका है ये मौत से भी कई ज्यादा बदतर है। और फिर जो कोई लैंग होता है वो कहता है कोई लैंग तुम चलते रहो बिल्कुल भी रुकना मत और अगर तुम एक पल भी आराम करोगे तो तुम मर सकते हो और तुमने खुद देखा कि रुकने वालों का क्या हुआ। और दूसरी तरफ जो जूफन और वो वेनरेबल्स थे वो उन सबको एक क्लिफ से देख रहे थे। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है कि अब बहुत ज्यादा नहीं हो गया है और इनमें से बहुत सारे लोग मर चुके हैं और शायद जूफन और भी लोगों को लेकर आया था और वहाँ पर पीछे मेंशन नहीं किया गया था, जैसे लिखा मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फिंडियन कहता है
बहुत सारे लोग पहले ही मर चुके हैं, तो अगर ऐसे ही होता है वहाँ जाने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है तो फिर तब मैं अकेले ही चला जाऊंगा, और इसके अलावा जो मेरी बात है वो पक्की है और मैं आखिरी तक इस पर कायम रहूंगा, और जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुँच जाते मैं उन्हें ये सब कुछ सहने दूंगा, और जो भी लोग मरेंगे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होंगे। और फिर दोबारा से जू फैन कहता है और अब तुम इन्हें देखो, क्या अब ये और अच्छा नहीं चल रहे हैं, एकदम नॉर्मल चलने की तरह, और इसे ही प्रोग्रेस कहते हैं। और वो सभी जो वेनरेबल्स थे वो उन सभी डिसिपल्स को देख रहे थे कि वो लोग कितना थक चुके हैं, और वो कहते हैं इनके लिए एक ब्रेक अच्छा रहेगा। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है क्या तुम श्योर हो, और ये वर्ड जू फैन ने बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल के साथ कहे थे। और फिर जू फैन दोबारा से कहता है और जो डबल ड्रैगन गैदरिंग का दिन है वो पास में आ रहा है, और जो वो तीनों वेनरेबल्स थे वो तीनों ही कंफ्यूज होके जू फैन को देख रहे थे। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है चलो फिर आगे वाले टाउन पर हम लोग रेस्ट करेंगे। और फिर जो वो डिसिपल्स होते हैं वो कहते हैं आखिरकार जू फैन इतनी तुरंत इतना काइंड कैसे हो गया। और फिर जो जू फैन होता है उन लोगों से कहता है इन दिनों तुम्हारी ग्रेट प्रोग्रेस को देखकर और इन वेनरेबल्स तुम लोगों को आराम कराने के लिए रिक्वेस्ट की, और इसीलिए मैंने तुम सबको आराम करने की इजाजत दे दी। और ये सब कुछ सुनकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और उन डिसिपल्स की जो बॉडी थी वो इतनी लॉन्ग जर्नी ट्रेवल करने के बाद बहुत ज्यादा थक चुकी थी। और फिर जो वो डिसिपल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी उस जगह पर पहुंचने के लिए चलने लगते हैं। और फिर 1 घंटे बाद वो लोग उस टाउन पे पहुंच जाते हैं, और उस टाउन पे कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, और उन वेनरेबल्स को वहाँ पर कुछ गलत लग रहा था। और वो लोग इसीलिए जू फैन से कहते हैं जू फैन ये प्लेस मुझे रेस्ट करने के लिए ठीक नहीं लग रही, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है अरे सब ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग यहाँ पर अपने लेग्स को आराम देंगे। और फिर जो वो सभी लोग होते हैं एक जगह पर जाते हैं और वहाँ पर आराम करते हैं। और जो जू फैन होता है वो जैसे ही अपना मील खत्म करता है और वो वैसे टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है चलो अब चलने का टाइम हो चुका है। और फिर तभी जो वो डिसिपल्स होते हैं वो सभी उठने की कोशिश करते हैं, बट वो उठ नहीं पा रहे थे। और जैसा कि उनको शुरुआत में लग रहा था जब उन्होंने जॉम्बी पिल खाई थी तब उन्हें जैसा लग रहा था अब दोबारा से उन्हें वैसा लगने लगा है। और तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। और फिर तभी जो जू फैन होता है वो कहता है क्या मैंने तुम सबको बताया नहीं। फिर जो जू फैन होता है वो उनको बताता है जब तुम लोग एक बार जॉम्बी पिल को लेते हो तो तुम्हें मूव करते रहना चाहिए, अगर तुम लोग वैसा नहीं करोगे तो तुम लोग एक जगह पे फ्रीज हो जाओगे। और अब तुमने अपने लेग्स को रेस्ट करने दिया था और अब तुम दोबारा से वहीं पर आ चुके हो जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था, और अब उन लोगों को दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और वो लोग अब कह रहे थे कि इससे अच्छा है कि हम लोग मर ही जाते हैं। और फिर जो कोई लैंग होता है वो कहता है आपने ही तो हमें रुकने को कहा था, तभी तो हम लोग रुके थे, पर हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हमें दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर तभी जो जू फैन होता है वो कहता है हाँ मैंने ये सब कुछ एक पर्पस से किया है, और अब तुम इसके बारे में क्या करोगे। और वो सभी लोग इस टाइम पर स्पीचलेस थे, और इस टाइम पर सभी लोग जू फैन से नफरत करने लगे थे। और फिर तभी जू फैन के थ्रॉट पे एक रेड बाइंडिंग स्वॉर्ड किसी ने रख दी थी। जू फैन के थ्रॉट पे उस थ्रॉट को देखकर भी लोग डर चुके थे। और फिर जब जू फैन देखता है तो वो एक 20 साल की लड़की ने किया था, और उसने रिलीज किया था एक शार्पर और डेडलियर ब्लो जू फैन के ऊपर, और वो एक 5th लेयर की रेडियन स्टेज कल्टीवेटर थी। और फिर जो वो लोग होते हैं मतलब डिसिपल्स लोग वो लोग कहते हैं जू फैन के ऊपर इसका कोई भी यूज नहीं होगा। और फिर तभी जू फैन अपने हाथों को हिलाता है और जो वो लड़की होती है वो टेबल के ऊपर जाके गिरती है। और फिर जो जू फैन होता है उसकी स्वर्ड को पकड़कर उसकी तरफ कोल्ड आइज से देख रहा होता है। और जो वो तीनों फेल के हिंट्स थे तीनों लोग आराम से ड्रिंक कर रहे होते हैं, और वो लोग ऐसा रिएक्ट कर रहे थे कि मानो कुछ यहाँ पर हुआ ही ना हो, क्योंकि उनको पता था कोई भी रेडियन स्टेज का बंदा जू फैन का कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर जो जू फैन होता है उस रेड ब्लेड के ऊपर नॉक करते हुए कहता है ये एक 6th ग्रेड का वेपन है, बट इसका ओनर इसके यूज करने के लायक नहीं है। और जू फैन उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है आखिरकार तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो इतना कमजोर होने के बावजूद। और जो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब हंस रहे थे, और जो वो सभी डिसिपल्स थे वो उस लड़की का मजाक उड़ा रहे थे। और फिर जो वो लड़की होती वो कहती है आखिरकार तुम हो कौन, तुम लोगों ने हमारे यंग मास्टर को क्यों उठाया है और तुम उसे हमें वापस कर दो। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है हमने कब तुम्हारे यंग मास्टर को उठाया। और जू फैन और वेनरेबल उसको बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, और वो लोग कहते हैं हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे पहले आए और तो और हमें पता भी नहीं है आखिरकार तुम हो कौन, और तुम ये कह रहे हो कि हमने किसी को उठाया है। और फिर जो वो लड़की
लड़की होती है वो कहती है तुम सबके सब झूठे हो और क्या तुम्हें यहाँ पर और कोई दिख रहा है, और अगर तुम नहीं हो तो फिर और कौन हो सकता है, तुम सबके सब डिमोनिक कल्टीवेटर्स हो और तुम लोग किसी को भी बचा नहीं सकते और तो और अपनी फॉल्ट्स को कभी भी एडमिट नहीं कर सकते। और वो लोग जब ये सुनते हैं तो वो सबके सब गुस्सा हो जाते हैं और अब वो सभी लोग उसे बहुत ही ध्यान से देख रहे थे और जो क्विलिंग की साइड थी वो लोग उस लड़की को पीसेस में टेयर करने का सोच रहे थे और वो लोग अभी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लोग अभी फ्रीज थे और वो लोग अपनी जगह से नहीं हिल पा रहे थे। और फिर जो जू फैन होता है वो उन लोगों से पूछता है अगर तुम लोग मेरी जगह होते तो क्या करते इस लड़की का, तो वो सभी लोग कहते हैं किल हर, टॉर्चर हर, वेस्ट हर, फील हर फ्लेश। और फिर तभी जो जू फैन होता है वो कहता है ओके ओके तुम लोग ज्यादा परेशान मत, मेरे पास मेरा खुद का रास्ता है और क्यों ना अगर ये तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन कर ले तो कैसा रहेगा। और फिर जो वो सभी लोग होते हैं वो कहते हैं स्टीवर्ट जो इज द बेस्ट। वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि अपनी सफरिंग शेयरिंग करना उन्हें बहुत ज्यादा हैप्पियर बना रहा था। और फिर जो जू फैन होता है वो उस लड़की की तरफ पलटता है और जो जू फैन की स्माइल थी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी और वो लड़की उसे देखकर वो कांपने और बहुत ज्यादा पैनिक होने लगती है और वो लड़की कहती आखिरकार तुम करना क्या चाह रहे हो। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है क्या मैं बस तुम्हें एक डिमोनिक कल्टीवेटर का हैंडीवर्क टेस्ट कराना चाहता हूँ। और फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही डर के मारे कांप रही होती है। और फिर जो जू फैन होता है वो उसके माउथ को पकड़ लेता है और फिर जो जू फैन होता है उस लड़की से कहता है लड़की तुम इसे ले लो और तुम बिल्कुल भी पेन फील नहीं करोगी और तुम्हारा बिग ब्रदर तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा। हा हा हा। और फिर जो वो लड़की होती है वो कहती है आखिरकार ये है क्या। और इस समय जू फैन कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस हंस रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद कहता है बस तुम थोड़ा सा वेट करो और फिर तुम्हें धरती के हेल्थ के बारे में मालूम चलेगा। फिर जो वो लड़की होती बहुत तेजी से चिल्लाती है रोते हुए सीनियर सिस्टर मेरी मदद करो। और फिर जो जू फैन होता है वो हंसते हुए कहता है इतना भी चिल्लाना हो चिल्ला लो, यहाँ पर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगा। हा हा। और जो वो तीनों हेल्थ के फ्रेंड्स थे उनको भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, वो भी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें भी इस हफ्ते में कुछ भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज नहीं हुई थी जिसकी वजह से वो हंस सके। और फिर तभी वहाँ पर कोई कहता है रुक जाओ और जो जू फैन था उस लड़की के मुंह में ज़ॉम्बी पिल को डालने ही वाला था, तभी कोई कहता है रुक जाओ। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सफेद कपड़ों को पहने हुई थी और उसके जो लंबे लंबे बाल थे वो हवा में डांस कर रहे थे और वो एक परफेक्ट वुमन के जैसी लग रही थी। जैसे ही वो लड़की डोरवे से अंदर आती है और उस लड़की को देखकर जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं ये कितनी परफेक्ट और अमेजिंग वुमन है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ऐसी लड़कियां भी एग्जिस्ट करती हैं। और फिर जो वो लड़की होती है वो कहती है तुम चुप हो जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। जू फैन को सेंस हुआ कि उसके पीछे एक 8th लेयर की रेडियन स्टेज कल्टीवेटर है। जैसे ही वो उस पे एक नजर डालता है तो उसको बिना बोले वो देखते ही रह जाता है। और जू फैन कहता है कि किन चैंग, और ये और कोई नहीं चू किन चैंग होती है। और फिर जो मिस चू होती है वो जू फैन से कहती है जू फैन इसे जाने दो। और फिर जो वो लड़की होती है वो एम्बेरस होके चू किन चैन के सामने रोने लगती है और वो कहती है सिस्टर ही इज मेन और इसने जरूर ही यंग मास्टर और सिस्टर को उठाया होगा। और फिर जो चू किन चैन होती है वो कहती है डैनर तुम यहाँ पर गलत हो, भले ही वो बहुत ज्यादा मतलबी है पर वो ऐसा काम नहीं कर सकता और मुझे इसकी स्टाइल अच्छे से पता है और तुम मुझ पर भरोसा करो, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और चू किन चैन लड़की का शोल्डर रफ करते हुए उसको शांत करती है और फिर स्टीवर्ट जू फैन से कहती है मैंने देखा तुम्हारी स्टाइल अभी तक वैसी ही है। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और वो सभी लोग बस इन दोनों को ही देख रहे थे। और जो डैनर होती है वो तो खड़ी की खड़ी ही रह जाती है और फिर वो कहती है परफेक्ट और एलिगेंट सिस्टर चू किन चैन, क्या वो इस नेस्टी डीमन को जानती है। और फिर यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। और मैं चाहता तो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर सकता था, सिस्टर चू की एंट्री बहुत दिनों बाद हुई तो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड कल दूसरे चैनल पर आएगा तो जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।